हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सियाचिन ग्लेशियर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तसो मोरिरी लेक को लेकर के, तो तसो मोरिरी लेक को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारा जो लद्दाख यूटी है वहां पर रामसर साइट के रूप में तसो मोरिरी लेक सिचुएटेड है। द हिंदू के डिस्कशन पे सबसे फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप सभी को पता है हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर है क्वेड ग्रुप को डिस्कशन को लेकर के। क्वेड ग्रुप की मीटिंग हुई वहां पर। क्वेड ग्रुप आप सभी को पता है 4 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वेड ग्रुप का फॉर्मेशन ही इसलिए किया गया था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री एंड फेयर तरीके से सभी के लिए इजीली उसमें एक्सेस हो सके। अब यहाँ पर जो भी इनके डिस्कशन पॉइंट थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने इंडो पैसिफिक जो टाइज है उसके ऊपर फोकस किया। इसके अदर वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वह उसको लेकर के डिस्कशन हुआ, क्लाइमेट चेंज को लेकर के डिस्कशन हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बार जो है वो टेररिज्म के ऊपर भी यहाँ पर बात हुई। अब इसमें जब बायलैटरल रिलेशन की बात आई, बायलैटरल डिस्कशन की बात आई, तो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर मारिसे पायने जो हैं उनके बीच में मेलबर्न में डिस्कशन हुआ इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर, उसको लेकर के कि वहां पर जो इशू जो टसल चल रही है उसको लेकर के किस तरीके से वहां पर प्रोसीजर किया जा रहा है। हमारे इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आता है कि चाइना ने जो भी हमारे रिटर्न एग्रीमेंट से, रिटर्न कमिटमेंट्स थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के, वहां पर चाइना ने हद से ज्यादा जो ट्रूप्स है उनको डिप्लॉय करके उन रिटर्न कमिटमेंट्स को वायलेशन किया और यही कारण था कि वहां पर एक तरीके की जो क्लैश है वो देखने को मिला। इसके अलावा उन्होंने बोला कि प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन में जो इशू चल रहा है, जो बॉर्डर इशू चल रहा है, उसको भी आप कंपैरिजन कर सकते हो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इशू है उसको लेकर के। यहाँ पर इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि देखो चाइना ने, जब ये क्वेड ग्रुप का डिस्कशन हो रहा है, पहले भी जब भी मीटिंग हुई है तो चाइना ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है क्वेड ग्रुप को लेकर के कि मिलिट्री अलायंस है एक तरीके से यहाँ पर कैप्चर करने की, या फिर यूएस अपनी आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट करके इन कंट्रीज के थ्रू अदर कंट्रीज को कैप्चर या काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो मिस्टर जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने चाइना के जो भी स्टेटमेंट है उनके ऊपर अटैक करते हुए बोला कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस के बीच में जो भी क्वेड फोरम की जो मीटिंग हुई है वो एक तरीके से हमारा जो पर्पज है वो सिर्फ चाइना को काउंटर करना या फिर उसको कंटेन करना हमारा पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज ये है कि पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी जो है वो इस रीजन में लाया जा सके। ओके, ये क्वेड का पर्पज है। हमने अभी तक जो है वो बार बार एक ही तरीके से इसी पर्पज को कंप्लीट करने के लिए ये जो क्वेड ग्रुप है इसकी जो भी मीटिंग्स हैं उसको हमने रेगुलर किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आईपीएल को लेकर के, इंडियन प्रीमियर लीग। आप सभी को पता है मार्च टू मई के बीच में हर साल ये आईपीएल जो एक मेंस क्रिकेट लीग है वो परफॉर्म किया जाता है, तो उसको लेकर के ऑक्शन चल रहा है। तो फर्स्ट डे जो है वो ईशान किशन नाम के जो प्लेयर हैं उनको 15.25 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया। आईपीएल से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। आईपीएल जो है वो 2007 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मींस बीसीसीआई ने इसके फाउंडेशन रखी थी और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें ये जो आईपीएल है इसमें 10 टीम है और जो टीम है उनके नेम जो है वो इंडिया की जो सिटीज़ है उनके ऊपर बेसिस है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम इसमें रही है मुंबई इंडियंस, जिसको 5 टाइटल्स अब तक मिल चुके हैं और लास्ट ईयर की जो चैंपियन है वो चेन्नई सुपर किंग्स रही हुई है। सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने और सबसे ज़्यादा विकेट लसित मलिंगा। आप सभी को पता है जो श्रीलंका कंट्री है हमारा रीजनल एक तरीके से हमारा नेबर कंट्री, वहाँ के क्रिकेटर हैं, वहाँ के बॉलर हैं लसित मलिंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहीं पर है हिजाब। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम एक इशू चल रहा है और आज FAQ जो पेज है उस पर भी हिजाब को लेकर के अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर यूएस जो ऑफिशियल है उन्होंने हिजाब को लेकर के रिमार्क दिया कि कोई भी पर्सन जो है उसको अपनी जो भी यूनिफॉर्म है, जो भी उसका अटायर है, उसको
कैरी करना, जो भी उसका रिलीजियस अटायर है उसको कैरी करना एक पर्सन की चॉइस होनी चाहिए और इसमें उस पर्सन को फ्रीडम मिलनी चाहिए। अब इस मैटर को लेकर के जब यूएस की तरफ से उनके जो ऑफिसर हैं उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया, तो हमारे इंडिया की तरफ से भी काउंटर स्टेटमेंट किया कि हम हमारे जो भी इंटरनल मैटर है, जो भी हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, उसमें इस तरीके के जो कमेंट्स हैं उनको हम वेलकम नहीं करते हैं। मतलब इंडिया को नहीं पसंद है कि कोई हमारे इंटरनल मैटर के ऊपर इस तरीके के स्टेटमेंट दे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, पेज नंबर 5 पर यहाँ पर जो आर्टिकल है वो विशाखापट्टनम में, यहाँ देखिए विशाखापट्टनम में 2 लाख किलो गांजा जो है उसको पुलिस ने बर्न कर दिया, मतलब जला दिया। ये जो गांजा है इसका एक तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि अगर इसकी मार्केट प्राइस अगर आप देखोगे तो 1000 करोड़, दिल्ली और मुंबई वाला जो मार्केट है वहाँ पर इसकी प्राइस है 1000 करोड़ इसकी प्राइस होती। ये जो गांजा जो था इसको आंध्रा और उड़ीसा का जो रीजन है, बॉर्डर रीजन जो है, वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से इश्यू चल रहा है क्योंकि माओइस्ट इफेक्टेड एरिया है और यहाँ पर इस तरीके का जो कल्टीवेशन है वो टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा है। इस तरीके के ये तो हमारे इंडिया के इंटरनल इश्यूज़ हैं। अदर इश्यूज़ में भी आगे भी हम न्यूज़ देखेंगे कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर भी इस तरीके की इलीगल जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो अफगानिस्तान को असिस्टेंस को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि आप सभी को पता है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान कंट्री, जहाँ पर तालिबान ने लास्ट ईयर 2021 में 15 अगस्त को वहाँ पर पावर को कैप्चर कर लिया था। पहले यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट और यूएस के जो ट्रूप्स थे वो यहाँ पर डिप्लॉय थे, वो मिल करके यहाँ पर गवर्नमेंट को गवर्न कर रहे थे, मतलब कंट्री को गवर्न कर रहे थे। लास्ट ईयर जैसे ही यूएस की जो आर्मी है वो रिट्रीट होना स्टार्ट हुई यहाँ से, तो तालिबान ने अदर एरियाज़ को कैप्चर करते हुए लास्ट में कंप्लीट अफगानिस्तान को अपने अंडर कर लिया। तो इंडिया जो है वो एक तरीके से यहाँ पर असिस्टेंस देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, हंगर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। उसका मेजर रीज़न ये है कि जो भी अफगानिस्तान के फंड्स थे उनको एक तरीके से चोक कर दिया गया, क्योंकि ये माना गया कि जब तक तालिबान जो है वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर एग्री नहीं होता है तब तक ये फंड जो है तालिबान को नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ गलत तरीके से इसका यूज़ किया जाए। तो वहाँ पर जब फंड नहीं है, मनी नहीं है, तो इसके कारण से वहाँ पर कई इलीगल जो इशू हैं वो भी क्रिएट होने लग गए हैं। जैसे ड्रग्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और इसकी वजह से जो अदर रीजनल कंट्रीज़ हैं वो भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मनी की ज़रूरत हर कंट्री को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब वहाँ पर ग्रेन्स की असिस्टेंस देने के लिए इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में मिल करके 50,000 टन जो वीट जो है वो हम अफगानिस्तान को भेजेंगे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में। ओके, और पाकिस्तान बाई रोड जो है हम ये जो ट्रक्स के थ्रू ये जो असिस्टेंट है वो भेजने वाले हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो पहले भी इंडिया ने असिस्टेंस दी है अफगानिस्तान को और चाहबार पोर्ट का यूज़ करते हुए हमने वो असिस्टेंस दी थी। प्रेजेंट टाइम में अगर यहाँ पर बात करें तो इंडिया ने कुछ टाइम पहले वैक्सीनेशन, अदर जो ड्रग्स, मेडिसिन जो है वो सब कुछ जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड करने की वहाँ पर कोशिश की थी। यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसकी बात की गई है, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं हम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में एक फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशन का। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करता है हंगर के ऊपर एंड फूड सिक्योरिटी के ऊपर। यहाँ पर 1961 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। उसका हेडक्वार्टर रोम में है। लगभग 80 कंट्रीज़ में इसके ऑफिसेज हैं और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा संख्या में ये लोगों को फूड असिस्टेंस देने के लिए, मतलब इसके थ्रू बहुत सारी जो कोशिश है, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू ऐसे कंट्रीज़, पुअर कंट्रीज़ जहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है तो वहाँ पर एक तरीके से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सपोर्ट करके ही वहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज एन एग्जीक्यूटिव member of the United Nations Sustainable Development Group
a consortium of UN entities that aim to fulfill the 17 Sustainable Development Goals with a priority on achieving SDG 2 for zero hunger by 2030. 2030 तक जो हमने टारगेट लिए हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के, ये नेम जो है 17 सस्टेनेबल गोल जो है वो आपको याद होने चाहिए। क्यों? आप मेंस में जैसे आप एजुकेशन को लेकर के कोई आंसर्स लिख रहे हो तो आप उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसमें वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि ये सब कुछ किया गया तो हम इसको भी इजीली अचीव कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सीरीज आपको ऐसे कैसे याद होनी चाहिए। इसको लेकर के कल हम आपको एक ट्रिक शेयर करेंगे, इससे भी आप इजीली आपको याद कर सकते हो, रिमेंबर रख सकते हो। पहले भी हमने आपके साथ में शेयर किया, आपको बताया है, तो कल हम आपको बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो आप ट्रिप के साथ में कैसे याद रख सकते हो। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 जो है, जीरो हंगर जो है, उसको 2030 तक अचीव करने में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, पेज नंबर 9 पर यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो अभी हमने डिस्कस किया कि अफगानिस्तान में जो इशू हो रहा है उसकी वजह से अदर कंट्रीज़ को भी यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो हमारे इंडिया का जो गुजरात कोस्ट है वहाँ पर एनसीबी और नेवी दोनों ने मिलकर के 760 किलोग्राम जो ड्रग्स हैं उनको सीज किया है। ये एक इशू है। इससे पहले भी हमारा जो मुंद्रा पोर्ट है वहाँ पर हम इस तरीके की ड्रग्स, इलीगल जो ड्रग्स हैं उनको कैप्चर कर चुके हैं। और ये सारी चीज़ें हमें शो करती हैं कि हमारे जो भी हमारे इंडिया का, ऐसा बोलते हैं कि जितनी ड्रग्स कैप्चर की जाती हैं, सीज की जाती हैं, उससे ज़्यादा जो हैं वो इनडायरेक्टली मार्केट में पहुँच चुकी होती हैं। कई ज़्यादा गुना, मतलब कई ज़्यादा संख्या में अगर हम नंबर्स देखें तो इससे ज़्यादा जो मार्केट में वो इंसर्ट हो चुकी होती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा इंडिया जो है वो एक यूथ कंट्री है और यहाँ का जो हमारा यूथ है अगर उसको एक अच्छे तरीके से, वेल तरीके से उसको डेवलप नहीं किया गया तो हमारे इंडिया के लिए जो यूथ है वो एक डिजास्टर के रूप में भी क्रिएट हो सकता है। तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं उन सभी के लिए हमारी जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अलर्ट है और उन सभी को कैप्चर किया जाता है। यहाँ पर अभी हमने देखा कि अफगानिस्तान में जो वहाँ पर फंड की कमी है तो मनी को मैनेज करने के लिए वहाँ पर जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग है, ड्रग प्रोडक्शन जो है वो टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, ये जो आर्टिकल है वो कश्मीर को लेकर के है। आप सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी की रिपोर्ट जो आई लास्ट ईयर उसमें भी ये बताया गया है कि टाइम के साथ में जो हमारा क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। उसका मेजर रीज़न ये है कि एमिशन जो है इतना ज़्यादा होने लग गया है, पोल्यूशन लेवल इतना इंक्रीज हो गया है कि अर्थ का टेम्परेचर टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है। और इसी का इशू देखने को मिला कश्मीर वाले रीजन पे। यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इस साल की जो विंटर सीजन रहा उसमें काफ़ी वार्मिंग क्लाइमेट देखने को मिला कश्मीर में। यहाँ पर जो स्नोफॉल है वो काफ़ी स्कैंटी तरीके से हुई। मींस जो चिलाई कला एक टाइम पीरियड होता है लगभग यहाँ पर 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक का 40 डेज का जो टाइम पीरियड होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब यहाँ पर चिलाई कला जो है, इसको आप यहाँ देखिए, चिलाई कला एक टाइम पीरियड है जिसको लोकल नेम से जाना जाता है। 40 डे पीरियड होता है जब हार्श विंटर गिरती है कश्मीर में। कश्मीर में जब हार्श विंटर होती है तो उसको बोलते हैं चिलाई कला। चिलाई कला 40 डेज का टाइम पीरियड, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। प्रीलिम्स में आपको बोल देंगे कि व्हाट इज चिलाई कला, तो आपको पता होना चाहिए। चिलाई कला के बाद में जो 10 डेज के 2 टाइम पीरियड होते हैं जिनको भी अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि चिलाई कला के बाद में 20 डेज का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं चिलाई खुर्द, और उसके बाद स्मॉल कोल्ड इसका अर्थ होता है, और उसके बाद में बोलते हैं चिलाई बच्चा, जिसका अर्थ होता है, जिसका ट्रांसलेशन अगर हम करें तो उसका अर्थ होता है बेबी कोल्ड। ये 19 फरवरी से 28 फरवरी तक का टाइम पीरियड होता है और वो होता है 31 मतलब 1 फरवरी से 19 फरवरी तक के बीच का टाइम पीरियड। ओके, तो चिलाई कला जब यहाँ पर एक तरीके से एक्सट्रीम विंटर, यहाँ पर स्नोफॉल होती है, जो भी अदर इश्यूज होते हैं, जो भी अदर चीज़ें होती हैं, एक तरीके से एक्सट्रीम यहाँ पर विंटर होती है, इसको बोलते हैं चिलाई कला।
और उसमें स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि टाइम के साथ में अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो श्रीनगर जो है वहाँ पर जो भी स्नोफॉल होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है। यहाँ पर कारण भी बताया गया है कि जो श्रीनगर है उसके डाटा की अगर हम बात करें लास्ट 40 ईयर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एरिया जहाँ पर पहले एग्रीकल्चर होती थी वो डिक्रीज हो गया है, पॉपुलेशन एरिया इंक्रीज हो गया है, जो भी बिल्डिंग्स एरिया है वो इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ अदर जो एरिया जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी थी या फिर यहाँ का जो भी एनवायरनमेंट था उसका डिग्रेडेशन टाइम के साथ में देखने को मिल रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम पर कर रहे हैं इसी की वजह से यहाँ का जो भी क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है और उसी का ये सारा का सारा इफेक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ के विंटर सीजन पर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो आपको एक चीज़ दिखाएगा। आपको हम बोलते हैं ना कि इलेक्शन में एक तरीके से जो भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और जो इलेक्टेड होते हैं उनके पहले से मोटिव्स क्लियर होने चाहिए कि वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर क्लियर करेंगे। तो उड़ीसा का जो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो भी सरपंच जो भी मतलब उनके ग्राम पंचायत के जो भी हेड को चुना जाता है उसके पहले उनका ओरली और एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में उनको जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ के ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल से रिलेटेड कि किस तरीके की यहाँ की पॉपुलेशन को लेकर के इश्यूज हैं उनको आप कैसे कैसे सोल्व करेगी। जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट होता है उसको पता होता है कि उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इलेक्शंस को जीतने के बाद में। ये चीज़ें क्या करती हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो भी इलेक्टेड सरपंच होता है उसके गोल्स को क्लियर करती है, उसकी क्या क्या सोशल सर्विसेज होंगी, किस तरीके से वो सोशल वर्क्स करेगा और वहाँ के जो लोग हैं उनको एक तरीके से असिस्टेंस देने का, उनकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। ये अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छा एग्जाम्पल है हमारी पॉलिटिक्स को एक मोटी पॉलिटिक्स के रूप में आगे बढ़ाने के लिए। मतलब जो भी कैंडिडेट जीते उनके जो टारगेट है उनका पहले से एक रिटन एफिडेविट हो कि इन पॉइंट्स के ऊपर वो काम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है उड़ीसा का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये जो नेम है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पॉलिटिक्स से रिलेटेड आए तो आप ये नई नेम जो है वो इंसर्ट करके अपने आंसर में उसकी वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉरेन पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर वो देखिए, बाइडेन और पुतिन के बीच में फिर से डिस्कशन हुआ और पॉइंट वही आप सभी को पता है, रशिया और यूक्रेन बॉर्डर इशू। यहाँ पर बाइडेन ने पुतिन को फिर से एक तरीके से वार्निंग दी है कि अगर आपने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर तो आपको इसकी सीवियर कॉस्ट चुकानी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यूएस जो है वो सोलोमन आइलैंड्स पे अपनी एम्बेसी ओपन करना चाह रहा है। मतलब जल्द ही अपनी एम्बेसी को यहाँ पर ओपन करेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। जो भी पैसिफिक ओशन में जो भी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं वहाँ पर चाइना अपनी डोमिनेंस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो यूएस चाहता है कि चाइना को काउंटर किया जाए और चाइना जो भी एक तरीके से अलग अलग तरीके से, जैसे चाइना का अगर हम देखते हैं तो लोन दे करके और फिर डेप्थ पॉलिसी में इन स्मॉल आइलैंड्स को फंसा करके अपने अंडर करने की, अपनी डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश चाइना करता है। तो सोलोमन आइलैंड्स की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोलोमन आइलैंड्स को अगर हम मैप में व्यू करें तो आप सभी को पता है यहाँ पर जो साउथ पैसिफिक ओशन है वहाँ पर सोलोमन आइलैंड सिचुएटेड है। यहाँ पर देखिए, इसके अलावा यहाँ पर अदर स्मॉल कंट्रीज भी हैं। या टोंगा आइलैंड कंट्री है जो प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में था, यहाँ पर अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए साइंस पेज पर, पेज नंबर 11 पर यहाँ पर जो आर्टिकल है फर्स्ट आर्टिकल वो तो देखो कोविड को लेकर के यहाँ पर कुछ रिसर्च हुआ और ये पाया गया कि कोविड के जो भी ट्रेसेस होते हैं वो 2 दिन तक लगभग आपके थ्रोट और आपका जो नोज़ है उस वाले एरिया में रहते हैं, उसके बाद में जाकर के वो आपके लंग्स को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो नासा का अभी न्यू स्पेस टेलीस्कोप जो है उसको लॉन्च किया गया था। ओके, जिसका नेम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो आपको पता होना चाहिए, मैच करवा लेते हैं कि कौन सी सैटेलाइट कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो एक तरीके से कैमरा है। मतलब इसको आपके जो भी
स्पेस है वहाँ पर इसको स्टेबल किया गया है। इससे पहले भी 1990s के टाइम में भी हबल टेलीस्कोप जो है वो नासा ने इम्प्लीमेंट किया था, वहाँ पर स्टेब्लिश किया था, ताकि जो भी हमारा स्पेस है उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसकी इमेज कैप्चर हो सकी। अब इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने क्या किया है, काम करना स्टार्ट कर दिया है और इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर उर्सा मेजर जो है उसकी जो भी स्टार जो है, जो सबसे शाइनिंग स्टार है, उसकी इमेज जो है उसको कैप्चर किया है। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है इसकी कैपेसिटी या इसकी आप स्ट्रेंथ इतने अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे अर्थ के ऊपर अगर कोई चिड़िया, कोई बर्ड जो है वो फ्लाई भी कर रहा है तो उसकी भी एकदम क्लियर इमेज ये ले सकता है। तो इसके कैमरे की जो विजिबिलिटी पावर है, जो कैप्चरिंग पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की है। इससे ये पता लगाने के लिए कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ऊपर हम नज़र नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये जो कैमरा है वो कंप्लीट उनके ऊपर नज़र रखेगा, जिससे हमें पता चल सकेगा कि स्पेस में कहीं और भी लाइफ जो है उसका ओरिजिन संभव है, या फिर कई अदर सेक्टर में जहाँ पर हमारी जहाँ तक अभी हमारी रीच नहीं बन पाई है। हो सकता है कि इस टेलीस्कोप की वजह से, इस टेलीस्कोप की हेल्प से हम वो सारी चीज़ें, वो सारे एरिया जो हैं और ज़्यादा उनको अच्छे से कैप्चर कर पाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल बनाया गया है, मेटा मटेरियल। इसको क्या किया जाएगा, जैसे आपका सैंडविच होता है, सैंडविच में दो ब्रेड के बीच में जो भी आपकी एक तरीके से एक्स्ट्रा जो वेजिटेबल्स हैं वो पुटिंग की जाती हैं, इसी तरीके से जैसे आपकी जो कोई गाड़ी है और गाड़ी में जो आपका इंटरनल और आउटर उसके बीच में ये जो मेटा मटेरियल है इसको इंसर्ट किया जाएगा। इससे अगर कोई क्रैश भी होता है तो आपकी जो इंटरनल बॉडी है कार की उस पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। IIT मद्रास जो है उसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है आप सभी को पता है आज संडे है और संडे वाले दिन जो है वो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स वर्ल्ड पूरे वीक में न्यूज़ में रहे उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। पहला तो वैक्सीन को लेकर के है। अभी हमारे इंडिया में mRNA वैक्सीन जो है वो जल्द ही हमारे इंडिया में आने वाली है, मार्केट में इसको उतारा जाएगा। पुणे बेस्ड जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है उन्होंने इसको बनाया है। होम ग्रोन mRNA मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन जो है वो अप्रैल तक हमारे इंडिया में आ जाएगी। ओके, इससे पहले भी अगर हम देखें तो फाइजर और मॉडर्ना दो कंपनी जो हैं उन्होंने लेट 2020 में इस तरीके की वैक्सीन वो बना चुके हैं, लेकिन उनके साथ इशू ये था कि उनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती थी, और इसके प्रिजर्व करने की हमारे इंडिया में अगर हमें प्रिजर्व करना हो तो हमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हमने हमारे इंडिया में जिसको एक तरीके से जो इजीली एक्सेस जो होता है मार्केट में वो नहीं हो पाया था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे इंडिया में जो mRNA वैक्सीन इंडिया में हमने जो प्रोड्यूस की है, बनाई है, उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी प्रिजर्व कर सकते हो। mRNA वैक्सीन क्या होती है, जैसे कि अदर वैक्सीन होती है, mRNA वैक्सीन जो है वो भी हमारा जो भी इम्यून सिस्टम है उसमें एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करती है। जो भी हमारे यहाँ पर एक लाइव वायरस से एक इन्फेक्शन जो हुआ उसको काउंटर करने में ये जो एंटीबॉडी है वो हेल्प करती है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है वैक्सीन बनाने का, इसमें वायरस का वो वाला पार्ट जो एक तरीके से अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता उसको हम इन्वॉल्व करते हैं वैक्सीनेशन वाले प्रोसीजर में। उसको इंसर्ट किया जाता है बॉडी में और उसके बाद में वो रेप्लिकेट कर पाता है। जैसे कि इसका जो स्पाइक प्रोटीन है उसको बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, वो यहाँ पर जाकर के एंटीबॉडीज़ हमारे क्रिएट करता है, और वो फिर जब अगर इन्फेक्टेड होते हैं तो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है, ये जो वैक्सीन है वो प्रोसीजर बनाया जाता है। अब यहाँ पर जो mRNA वैक्सीन है वो भी सिमिलर तरीके से, इसमें भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जो भी जेनेटिक कोड है उसके एक पीस को इंसर्ट किया जाएगा और वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स करने का, स्टिमुलेट करने का काम यहाँ पर करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर हिजाब बैन। पूरे वीक हम रेगुलर जो है कि कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी कर्नाटका हाई कोर्ट हिजाब इस इशू को लेकर के कोई ना कोई स्टेटमेंट यहाँ पर देता रहता है, तो हम रेगुलर
इस इशू को हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ केसेस के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि कर्नाटका का जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो मुस्लिम गर्ल जो हिजाब पहन करके या फिर हेड स्कार्फ पहन करके इस कॉलेज में आ रही थी, उनको बैन किया गया और एक नेशनल कंट्रोवर्सी ये चीज़ें बन गई। अब यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि आप हमारा जो एजुकेशन है, क्योंकि ये मना कर दिया गया है कि आप इसको एक्सेस करके नहीं पहन आ सकते हो, और इनके रिलीजन में जो मुस्लिम रिलीजन है उसमें फॉलो किया जाता है इसको, तो बोल रहे हो कि इसकी वजह से जो हमारी एजुकेशन है वो इफेक्ट हो रही है। मतलब आप हमारे एजुकेशन जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है उसको भी आप वायलेट कर रहे हो। आर्टिकल 25 जो है, जो रिलीजन में आपको फ्रीडम देता है, उसमें भी आप वायलेशन कर रहे हो। दूसरा इशू इसलिए भी हुआ कि यहाँ पर दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं जिन्होंने बोला कि हम भगवा कलर में सैफ्रॉन कलर के जो शॉल्स हैं उनको हम पहन करके आएंगे, तो इसकी वजह से भी ये जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन यहाँ पर बन गई। इशू को लेकर के हमने डिस्कस कर लिया। जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से जो एजुकेशन एक्ट है उसका हवाला देते हुए, इसके अलावा अदर केसेस जो भी जहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए, उनके बेसिस पर ये माना कि यूनिफॉर्म जो है उसको डिसाइड करना एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है और उसमें आप अपनी तरफ से इंक्लूड नहीं कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने एजुकेशनल एक्ट 1983 जो है उसका भी पॉइंट रखा कि इसमें भी ये बोला गया है कि जो भी यूनिफॉर्म डिसाइड की जाएगी उसी को सभी के सभी जो भी चिल्ड्रन हैं, जो भी सभी के सभी जो स्टूडेंट हैं वो उसको फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर ये बात हो गई गवर्नमेंट की। दूसरी तरफ से बात आती है जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी। प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ने अपने आर्टिकल 21 के खिलाफ में इसको माना है, आर्टिकल 19 के खिलाफ में इसको माना है, आर्टिकल 25 के खिलाफ में इसको माना है। ओके, अब यहाँ पर ये तो बात होगी दोनों की पॉइंट्स की हमने बात रख दी। अब यहाँ पर बात आती है अलग अलग की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। अलग अलग केस में जो कोर्ट है उन्होंने केस टू केस जो बेसिस है उसके ऊपर अलग अलग यहाँ पर आंसर दिए हैं। जैसे कि 1986 का एक केस है बिजोई इमैनुअल वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। इसमें 3 चिल्ड्रन जो हैं वो उन्होंने मना कर दिया था कि वो नेशनल एंथम को मॉर्निंग असेंबली के दौरान नहीं गाएंगे, रिफ्यूज़ किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड किया था स्टूडेंट के फेवर में इसको कि आप इस तरीके का उनके ऊपर क्या नहीं कर सकते हो, बाध्यता कंपल्सन नहीं कर सकते हो, और वो उनको जो भी उनके जो राइट्स हैं जैसे कि आर्टिकल 19 जो है, इसके अलावा आर्टिकल 25 जो है, इसके तहत जो है उनको छूट दी जाती है। दूसरा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 25 जो है वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन इज गारंटेड बाय आर्टिकल 25। लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोर्टेलिटी एंड हेल्थ, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पर अगर आप वायलेट कर रहा है आपका रिलीजन इन 3 पॉइंट्स को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। मतलब it also make it clear that there can be a law regulating any economic, financial, political, other security activity which may be associated with religious practice or to provide for social welfare and reform, including throwing open Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. यहाँ पर जो जस्टिस जिन्होंने इस केस में अपना रिजल्ट दिया था उन्होंने ये बोला था कि द क्वेश्चन इज नॉट वेदर ए पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस अपील टू आवर रीजन और सेंटिमेंट, बट वेदर द बिलीफ इज जेन्युइनली एंड कंस्टिट्यूएंटली हेल्ड एज पार्ट ऑफ द प्रोफेशन और प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। ओके, किसी भी पर्सन का जो पर्सनल व्यू है उसको आप एक तरीके से जो इंस्टीट्यूशन बेसिस पर उसको आप सप्रेस नहीं कर सकते हो। दूसरे अदर केस की अगर हम बात करें तो केरला हाई कोर्ट ने एक हिजाब केस में अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया था। 2016 में 2 मुस्लिम स्टूडेंट को उन्होंने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में हिजाब पहन करके जो पेपर लिखने की अनुमति दी थी और ये बोला था कि इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है हिजाब को कैरी करना। लेकिन दूसरे केस में केरला हाई कोर्ट ने जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं उनको हिजाब पहन करके स्कूल में जाने से मना भी कर दिया था। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था कि एक गर्ल स्कूल थी, उसमें एक स्टूडेंट ने ये बोला कि यहाँ पर हिजाब को कैरी नहीं करने दिया जा रहा है, तो केरला हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि यहाँ पर गर्ल है, आपकी जो भी आपका एटमॉस्फेयर जो भी है वहाँ पर जो अदर आपके ऐसे बोलते हो कि अदर सेक्स के पर्सन जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए आपको जो हिजाब कैरी करना वो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट जो है उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को डिसीजन दिया था
इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है उसको लेकर के एक ऑर्डर दिया था कि फोटोग्राफ जो है इलेक्टोर्स जो है इलेक्टोरल रोल्स में जिनको चैलेंज किया गया था इस बेसिस पर कि राइट ऑफ मुस्लिम वीमेन हु आर इन पर्दा वो वायलेशन है एक तरीके से। द कोर्ट रूल दैट देर इज ए यूनैनिमिटी अमोंग मुस्लिम स्कॉलर दैट द पर्दा इज नॉट एसेंशियल बट कवरिंग द हेड बाय स्कार्फ वाज ऑब्लिगेटरी। पर्दा एसेंशियल नहीं है, जो स्कार्फ आप कैरी करते हो वो ऑब्लिगेटरी है। तो यहाँ पर अदर केसेस की यहाँ पर बात बताई गई है कि अदर केसेस में यहाँ पर अदर रिजल्ट आए हैं। मतलब किसी केसेस में जो है वो पर्दा को जो स्कार्फ है हिजाब जो है उसको सही माना गया है, कहीं पर उसको काउंटर भी किया गया है। 1954 का सिरूर मठ केस जो है उसमें ये बोला गया था कि आपका जो भी एक तरीके से आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो वो जो रिलीजन है उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट है वो सोसाइटी में नहीं होना चाहिए और आपके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है। मतलब आप जो रिलीजन है जिसको फॉलो कर रहे हो उसकी जो भी रिचुअल्स है उसको फॉलो करने की भी आपको क्या दी जाती है, परमिशन दी जाती है। आर्टिकल 26 जो है वो ये बोलता है कि आप अपने रिलीजन के अंडर जो भी आपके अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने की आपके पास में पावर है। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों तरफ से अपनी अपनी बात रखती। अब ये जो इशू है प्रेजेंट टाइम में जो हम हिजाब बैन ये जो इशू देख रहे हैं, अब इसको लेकर के जो कर्नाटका हाई कोर्ट है वो इसमें क्या आंसर देता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तांडव एक रिचुअल डांस होता है जिसमें स्कल और एक नाइफ जो है उसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है पब्लिक प्लेसेस में, आनंद मार्गीज आनंद सेक्ट जो है उसके लोग इसको फॉलो करते थे और इसको परफॉर्म करते थे। तब उन्होंने ये बोला था कि जो तांडव डांस है वो आपके सेक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है, उसको आप पब्लिक एरिया में उसको फॉलो नहीं कर सकते हो। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिटेड किया था दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को फ्रॉम एक्सो कम्युनिकेटिंग मेंबर्स। ठीक है, द मेजोरिटी रूल द पावर ऑफ द एक्सो कम्युनिकेशन communication exercised by the religious head on religious grounds was part of the management of affairs on religious matters and the act infringed on the community rights. However, in dissenting judgment, Chief Justice B.P. Sinha, the law was valid because it sought to uphold the freedom of conscience of individual members as well as their civil rights. तो यहाँ पर अदर केसेस की बात की गई है, किसी केसेस में पक्ष में गया है और किसी केसेस में विपक्ष में गया है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोली गई है कि जो भी रिजल्ट हो हमारे यहाँ पर जो हार्मनी है हमारी सोसाइटी में वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी के बेसिस पर इसका टेस्ट कीजिए या फिर लेजिटिमेसी आपकी जो है वो किसी भी बेसिस पर इसके आप टेस्ट कीजिए, जो भी इशू है उसको लेकर के एक रीजनेबल अप्रोच अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के अगर प्रॉब्लम यहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ तो उसकी वजह से हमारा जो सोसाइटियल हार्मनी जो है उसमें भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 13 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अफ्रीकन यूनियन को लेकर के है। अफ्रीकन यूनियन की अभी मीटिंग हुई। आप सभी को पता है अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसी के जो कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर्स हैं। यहाँ पर डिस्कशन हुआ जब इसकी मीटिंग हुई, यहाँ देखिए तो इसमें ये बोला गया 1960 से 2010 के बीच में अगर हम देखें तो 1960 के टाइम में 26 जो कंट्रीज़ थे वहाँ पर मिलिट्री का रूल था, लेकिन 2010 तक आते आते इन कंट्रीज़ की संख्या 8 रह गई। लेकिन 2020 से 2022 के बीच में अगर हम देखें तो लगभग 6 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मिलिट्री ने दोबारा से टेक ओवर कर लिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो साहेल रीजन है वहाँ पर भी ज़्यादातर ये जो स्टेबिलिटी जो है वो वहीं पर ज़्यादातर वायलेट हुआ है। जिहादिस्ट वायलेंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। अदर इश्यूज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया कि कोविड की वजह से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं वो यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन अभी तक ऐसी है जिनको कोविड की जो डोजेज हैं वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो पाया है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रही है। सिविल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर सबसे बड़ा इशू बन करके आ रहा है। अदर कंट्रीज़ के जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये अफ्रीकन यूनियन जो है वो अफ्रीका यूनियन ये प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका क्वेश्चन ये है कि अफ्रीका यूनियन जो है वो पहले कोई और ऑर्गेनाइजेशन था, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको बताना है कि किसको रिप्लेस करके अफ्रीकन यूनियन यहाँ पर बनाया गया था, और ये अफ्रीकन यूनियन कब एग्जिस्टेंस में आया था ये भी आपको बताना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब इससे रिलेटेड हर बेसिक फैक्ट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।